बेचना सीखो और सफल बनो। दुनिया सिर्फ नतीजों को इनाम देती है, कोशिश को नहीं। शिव खेड़ा। इस पुस्तक को 31 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। पहला चैप्टर शुरू करते हैं। कौन नहीं बेच रहा? हम सभी नहीं बेच रहे। क्या हम सभी नहीं बेच रहे? एक उम्मीदवार नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहा है। उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी बेच रहा है और इंटरव्यू लेने वाला अपनी कंपनी को बेच रहा है। एक लड़का और लड़की शादी के लिए एक दूसरे के सामने प्रस्ताव रख रहे हैं। एक नेता वोट मांगने के लिए भाषण दे रहा है। एक वकील अपने मुवक्किल के लिए जज के सामने बहस कर रहा है। क्या वे सभी नहीं बेच रहे? बेचने की हमारी योग्यता किसी लेन देन की सफलता या असफलता को तय करती है। सेमिनार में मैं अपने श्रोताओं से पूछता हूँ, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में हैं? बहुत कम हाथ उठाते हैं। जो लोग हाथ नहीं उठाते, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आप कौन से प्रोफेशन से जुड़े हैं, तो जवाब में वे कहते हैं, मैं एक डॉक्टर, एक कंप्यूटर इंजीनियर, एक अकाउंटेंट हूँ, आदि आदि। तब मैं उनसे रॉबर्ट स्टीवेंस द्वारा बेचने वाले व्यक्ति की दी गई परिभाषा बताता हूँ। जो कोई भी किसी उत्पाद, चीज, सेवा या विचार को बेचता है, उसे सेल्समैन कहते हैं। इस परिभाषा के आधार पर कौन नहीं बेच रहा? एक माँ अपने विचारों को अपने बच्चे को बेचती है। क्या वह ऐसा नहीं करती? हाँ, यहाँ पर बेचने के लिए आर्थिक लाभ नहीं है, लेकिन भावनात्मक जरूर है। हम हमेशा या तो अपने लिए या अपने खिलाफ बेच रहे हैं। हम जिस तरह बात करते हैं, चलते हैं, कपड़े पहनते हैं, किसी से मिलते हैं, हमारा डील डोल, हर चीज हमारे बारे में कुछ न कुछ कहती है। हमारा समूचा व्यक्तित्व दूसरों पर सही या गलत प्रभाव छोड़ता है। प्रत्येक कंपनी में हर इंसान कंपनी के लिए या कंपनी के खिलाफ बेच रहा होता है। उदाहरण के लिए, जब आपके ऑफिस में फोन बजता है, जिस तरीके से बातचीत की जाती है उससे साफ जाहिर हो जाता है कि मुझे खुशी हुई या मुझे तंग कर रहे हैं। बेचना जीत जीत या हार हार का एक खेल है। जब बेचने का काम समाप्त हो जाता है और हम किसी समाधान को किसी को बेच चुके होते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने किसी दर्द से उबरने में या किसी चीज़ को प्राप्त करने में उसकी मदद की है। अगर इन दोनों बात में से कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब है कि हमने कोई सेवा नहीं की। अगर खरीदने वाला कुछ हासिल नहीं करता, वह लगातार दर्द सहता है। इसका मतलब यह हुआ, खरीदने और बेचने वाले हमेशा के लिए अपना समय गंवा देते हैं। साथ ही बेचने वाला वह अवसर भी खो देता है कि कहीं और वह समस्या का समाधान बेच सके। सोचे, अगर किसी को कुछ लाभ होता है और आप उस फायदे की कहीं पूर्ति नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति में आप दोनों हारते हैं। इसे हार हार या लूज लूज कहते हैं। बेचने वाला हमेशा के लिए अपना समय और आमदनी का स्रोत गंवाता है और खरीदने वाला समाधान से वंचित रह जाता है। लेन देन पूरा होने पर दोनों पक्ष जीतते हैं, खरीदने वाला समाधान खरीदकर और बेचने वाला अपनी सेवा के बदले धन प्राप्त करके। जब बेचने वाला समाधान बेचता है, तो इसे जीत जीत या विन विन कहते हैं, क्योंकि अंत में दोनों पार्टियां कुछ न कुछ हासिल करती हैं। मेरी नज़र में मार्केटिंग आमदनी के जरिए तय करती है, लेकिन असलियत में बेचने से ही सही मायने में धन या पैसे की प्राप्ति होती है। बेचने की कला मार्केटिंग की एक प्रक्रिया है। जब बेचने का परिणाम अच्छा होता है, तो इसका श्रेय मार्केटिंग ले जाता है। जब परिणाम बुरा होता है, तो बेचने वाले विभाग और सेल्समैन को दोषी ठहराया जाता है। पहले की अपेक्षा आज किसी चीज़ को बेचना बड़ी चुनौतियों के रूप में क्यों है? नंबर 1, आज खरीदार के पास बहुत से विकल्प हैं। नंबर 2, मुकाबला भी तेज और मुश्किल हो गया है। नंबर 3, मीडिया ने लोगों को जानकारी देकर जागरूक बना दिया है। नंबर 4, एक शब्द कैविट इम्प्टर, जिसका अर्थ है ग्राहक सतर्क रहो, यह पुरानी सोच है। आज स्थिति अलग है। बेचने वाला सतर्क रहे। बेचने वाला सतर्क क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बेचने वाला अपने क्षेत्र में जानकार और अनुभवी माना जाता है। खरीदने वाले को हो सकता है उतनी जानकारी न हो। आज खरीदार बेचने वाले के चरित्र और काबिलियत पर विश्वास करता है, जिसकी वजह से वह उम्मीद करता है कि उसे बेचने वाला सही उत्पाद बेचेगा। यहाँ बेचने वाले की अक्षमता और ईमानदारी को परखा जाता है। लोग कंपटीशन को दोषी ठहराते हैं,
मैं जिस तरह से देखता हूँ, अगर कंपटीशन नहीं हो तो कोई अपना मूल्य कैसे लगाएगा। जब कंपटीशन होता है, अगर आप अच्छे हैं तो आप कंपटीशन में के मुकाबले और अच्छे लगने लगते हैं। अगर आप कंपटीशन के मुकाबले बुरे हैं तो आप और घटिया लगने लगते हैं, क्योंकि लोगों के पास कुछ है या नहीं है जिसकी वे आपसे तुलना करते हैं। मुश्किल हालात में भी सफलता से बेचना एक मजबूत इंसान की क्षमता और काबिलियत को दिखाता है। बेचने की कला एक तैरने के समान है जो सीखी जा सकती है। अच्छे तरीके से बेचना एक सेल्समैन की पहचान है जो एक अच्छे जीवन में बदलती है। एक अच्छे तरीके से बेचने की सीख अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए क्या एक बड़ी कीमत है। वास्तव में एक अच्छा प्रोफेशन एक जागीर है। एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल वास्तव में उस क्रीम की तरह है जो हमेशा उभर कर ऊपर चला आता है, चाहे बर्तन कितना भी छोटा या बड़ा हो। क्या आप अपने लिए काम नहीं करते? यदि नहीं तो आप किसके लिए काम करते हैं? हर सेल्स प्रोफेशन एक व्यापारी है और खुद के लिए काम करता है। जब तक ऐसी भावना उसके अंदर नहीं आएगी वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। सही सवाल यह है कि अगर आप अपने लिए काम नहीं करते तो आप किसके लिए काम करते हैं? स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में जब तक बिक्री नहीं होती तब तक कुछ नहीं होता। सेल्स प्रोफेशनल उत्पादों और सेवाओं को उत्पादकों से लेकर उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाता है और अर्थव्यवस्था के पहिए को चलाए रखता है, आमदनी बनाए रखता है और आय धन की उत्पत्ति कर अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वास्तव में बेचने के प्रोफेशन के बिना क्या कोई सोच सकता है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति अच्छे सेल्समैनशिप के बिना हो सकती है? एक अच्छा सेल्समैन एक मजबूत अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। बहुत से देशों में हजारों लाखों सेल्समैन होते हैं। कल्पना करो, अगर हर एक कंपनी का हर एक सेल्समैन साल में एकत्रित सेल करता है या महीने में करता है तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या होगी? इसमें तेजी से उछाल आएगा। खुद के लिए काम करता है। जब तक ऐसी भावना उसके अंदर नहीं आएगी वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। सही सवाल यह है कि अगर आप अपने लिए काम नहीं करते तो आप किसके लिए काम करते हैं? स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में जब तक बिक्री नहीं होती तब तक कुछ नहीं होता। सेल्स प्रोफेशनल उत्पादों और सेवाओं को उत्पादकों से लेकर उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाता है और अर्थव्यवस्था के पहिए को चलाए रखता है, आमदनी बनाए रखता है और आय धन की उत्पत्ति कर अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वास्तव में बेचने के प्रोफेशन के बिना क्या कोई सोच सकता है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति अच्छे सेल्समैनशिप के बिना हो सकती है? एक अच्छा सेल्समैन एक मजबूत अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। बहुत से देशों में हजारों लाखों सेल्समैन होते हैं। कल्पना करो, अगर हर एक कंपनी का हर एक सेल्समैन साल में एकत्रित सेल करता है या महीने में करता है तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या होगी? इसमें तेजी से उछाल आएगा। यह एक सीखा गया व्यवसाय है। हर एक व्यवसाय को विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। एक आर्किटेक्ट दिमाग की सर्जरी नहीं कर सकता। एक डॉक्टर आपको कानून के बारे में नहीं बता सकता। एक वकील एक मकान नहीं बना सकता। आज ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज के छात्र बेचने के प्रोफेशन को पहले की अपेक्षा अधिक अपना रहे हैं। मैंने एक प्रोफेसर को कहते हुए सुना कि सामान्य शिक्षा पूरी करने के बाद आज तकरीबन 50% ग्रेजुएट बेचने से जुड़े हैं। अच्छे सेल्स प्रोफेशनल की मांग बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत कम है, जिसका परिणाम है कि मांग और सप्लाई के बीच बहुत बड़ा फर्क है। डॉक्टर को मेडिकल कॉलेज और इंजीनियर को इंजीनियरिंग कॉलेज जाना पड़ता है, लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि कोई व्यावसायिक शिक्षा का कार्यक्रम सेल्स के लोगों के लिए आयोजित किया गया हो? एक अच्छी जरूरी सेल्स क्यूरिकुलम शिक्षा नहीं है, इसलिए एक अच्छे और प्रभावी सेल्समैन को खोजना या मिलना बहुत मुश्किल है। कोई भी बेचने की कला सीख सकता है और इस प्रोफेशन में ऊंचाई प्राप्त कर सकता है। समस्या यह नहीं कि लोग बेचने की कला सीख नहीं सकते, समस्या है कि उनमें सीखने की चाह की कमी है। ज़्यादातर लोग जीवन में असफल होते हैं इसलिए नहीं कि उनमें काबिलियत की कमी है, बल्कि इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उनमें सीखने की तेज इच्छा नहीं होती। बेचने की कला साइकिल चलाना सीखने के समान है।
याद करें जब हम पहली बार साइकिल चलाना सीखने के लिए उस पर चढ़े थे, दोनों तरफ जुड़े हुए चक्कों के साथ हम शुरू करते थे। पहला तजुर्बा अगर हम याद करें तो वह सहमा देता है। हमें गिरने और चोट खाने का डर होता है और हमारा लक्ष्य होता है कि हम बिना किसी ट्रेनिंग व्हील के साइकिल चलाना सीख लें। जब हम लड़खड़ाते हैं और कुछ गलत होता है तो ट्रेनिंग व्हील हमें तब तक सुरक्षा देता है जब तक हम 2 चक्कों पर उसे अपनी योग्यता से चलाना न सीख लें। इस सीखने की प्रक्रिया पर विचार करें। यह एक प्रक्रिया है जो निरंतर अभ्यास से आपके अंदर सामर्थ्य पैदा करती है। एकदम ऐसा नहीं होता है। बेचने की कला सीखने के लिए जैसे कि आप किताब पढ़कर तैरना नहीं सीख सकते, ठीक उसी तरह जब तक आप मार्केट में जाकर अभ्यास नहीं करते, आप बेचने की कला नहीं सीख सकते। यह किताब आपको सिर्फ यह नहीं बताती कि आपको क्या करना है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे करना है। इस किताब में केवल सैद्धांतिक बातें नहीं हैं, इसमें व्यवहारिक विचार भी हैं जिसे करके सकारात्मक परिणाम पाए जा सकते हैं। इस किताब में समय के साथ साबित किए गए सबूतों, सिद्धांतों पर चर्चा हम करेंगे जिससे एक अच्छा प्रोफेशनल सेल्समैन बनाया जा सके। मैं जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ वह है सिद्धांत, न कि युक्ति या दावपेच। ऐसा इसलिए क्योंकि दावपेच को अपने अनुसार इधर उधर किया जा सकता है, लेकिन सिद्धांतों की नींव नीचे लिखे हुए 3 मूल्यों पर टिकी है। पहला है ईमानदारी, दूसरा आदर और तीसरा जिम्मेदारी। इस किताब के फायदे उठाने या अच्छे परिणाम हासिल करने के लिए इसको ध्यान से पूरा पढ़ना जरूरी है। सिर्फ पढ़ने से ही मदद नहीं मिलती जब तक हम इन असूलों को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे। जिस तरह का अच्छा खिलाड़ी निरंतर अभ्यास से अपने अंदर ताकत पैदा करता है, वैसे ही निरंतर अभ्यास के द्वारा ही एक सेल्स प्रोफेशनल अपने आप को सेल्स के योग्य बना सकता है। मेरी सलाह है कि आप किताब को बस यूं ही न पढ़ें, बल्कि व्यवहारिक विचारों को रेखांकित करें और अपने अंदर उसे उतारें। ये उपयोग के लिए तैयार है और ये अवश्य ही आपकी सफलता की ओर ले जाएगी। आप बेचने के क्षेत्र में नए हैं या माहिर हैं, तब भी ये नए विचार आपको नए अनुभव देंगे। सफलता का मूल भाग यह है कि इसकी शुरुआत आपके साथ इसी समय और यहीं से होती है। चैप्टर 2, एक चुना हुआ व्यवसाय। बहुत बार मुझे एक सवाल पूछा जाता है कि अगर जिंदगी में एक रिवाइंड बटन हो तो मैं दोबारा से अपना जीवन जी सकता, तब मैं किस व्यवसाय को चुनता? क्या मैं एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक वकील या एक अकाउंटेंट बनना चाहता? मेरा जवाब एक ही है, सभी व्यवसाय के लिए मेरे अंदर आदर का भाव है, लेकिन मैं अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यवसाय चुनता, वो है कमीशन सेल्समैन का, ना कि महीने की तनख्वाह वाला, सिर्फ सेल्समैन। इसके पीछे कारण है कि कमीशन पाने वाला सेल्समैन अपनी आमदनी का चेक खुद ही भरता है। वह अपनी कमाई आमदनी खुद तय करता है। अगर वह कहता है कि अगर मैं कुछ नहीं करता हूँ तो आप मुझे कुछ न दें। बेचने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि एक अच्छा बेचने वाला अपने भाग्य का निर्माण और नियंत्रण खुद करता है। वह महसूस करता है कि जिंदगी के परिणाम ही पुरस्कृत किए जाते हैं, कोशिश नहीं। क्रिकेट में चाहे एक बैट्समैन कितनी बार ही 99 रन बना ले, उसको एक शतक कभी नहीं गिना जाता। उसको तरस खाकर कभी एक रन मुफ्त में नहीं दिया जाता कि उसका एक शतक बन जाए। दुनिया सिर्फ परिणाम को पुरस्कृत करती है, कोशिश को नहीं। बेचने के क्षेत्र में मेरी जीविका की शुरुआत। यह बात असाधारण नहीं है कि बहुत से लोग बेचने के व्यवसाय में अचानक और बिना किसी प्लानिंग के चले आते हैं। मैं भी इसका एक उदाहरण हूँ। मैंने अपना कैरियर कनाडा में शुरू किया। एक बार मैंने एक अखबार में एक इश्तिहार पढ़ा जिसमें लिखा था, अगर आप कुछ अतिरिक्त पैसा कमाना चाहते हैं तो वैक्यूम क्लीनर का डोर टू डोर प्रदर्शन करें। मैंने इश्तिहार पर गौर किया और सोचा, दिन में तो मैं कार साफ करूंगा और शाम में इसका डेमो करूंगा। वहाँ बहुत से लोग थे। थोड़ी औपचारिक बातचीत के बाद हमें क्या कहा गया कि आप वैक्यूम क्लीनर के डेमो के लिए जाएं। आपको हर डेमो के लिए $5 दिए जाएंगे। मैंने एकदम समझा कि हमें बेचना नहीं है, सिर्फ डेमो ही करना है। मैं एक अपार्टमेंट में जाता था, दरवाजा खटखटाता था। स्त्री या पुरुष जो भी बाहर आता था, मैं कहता था, मैडम सर आपको वैक्यूम क्लीनर खरीदना नहीं है, बस आपको डेमो लेना है और मुझे $5 मिल जाएंगे। कुछ लोगों ने मुझ पर तरस खाकर अंदर आने दिया और कुछ ने मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। एक दिन मैं एक भारतीय परिवार के घर में डेमो दे रहा था। पति पत्नी सोफे पर बैठे थे और मैं भी जमीन पर। सारा समय यह आदमी वैक्यूम क्लीनर को देखने की बजाय मुझे देख रहा था। मैंने पूछा, सर क्या मैंने कुछ गलत किया? उसने जवाब दिया, नहीं। फिर मैंने पूछा, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? उसने मुझे पूछा, शिव क्या तुमने कभी जीवन बीमा बेचा है? मैंने कहा, नहीं, कभी नहीं और ना ही बेचूंगा, क्योंकि मुझे याद है जीवन बीमा के एजेंट एक लूट की तरह होते हैं जो जान नहीं छोड़ते जब तक दूसरा एप्लीकेशन पर दस्तखत न कर दे। मैं जीवन में कभी भी लूट की तरह नहीं बनना चाहूँगा। उसने कहा, नहीं शिव, यहाँ इस तरह काम नहीं होता। मुझे देखो, मैं एक जीवन बीमा एजेंट हूँ, मेरा रहन सहन देखो। यहाँ पर मैं लिंकन गाड़ी चलाता हूँ। बाद में मैंने जाना कि वह मेट लाइफ के लिए काम करता था और तब स्कीम चल रही थी कि वो एक नया एजेंट लाएगा, उसको एक सैमसोनाइट ब्रीफकेस मिलेगा। इस तरह से उसके लिए एक ब्रीफकेस था। मैंने कहा, धन्यवाद, लेकिन मैं एजेंट बनना नहीं चाहता। मैंने डेमो दिया और वहाँ से चला आया।
जब कान सीधे हाथ से नहीं पकड़ा जाता तो तब उल्टे हाथ से पकड़ा जाता था। हम एक ही बिल्डिंग में रहते थे। उसकी पत्नी ने मेरी पत्नी से जान पहचान कर ली और कहा कि लाइफ इंश्योरेंस बेचना बहुत अच्छा काम है। मेरी पत्नी जानती थी कि हमें कुछ और करना ही पड़ेगा। हम गाड़ियाँ साफ करके जिंदगी नहीं बिता सकते हैं। हमारा परिवार था, एक बेटी थी और मेरी पत्नी जानती थी कि मुझे समझाना भी कोई आसान बात नहीं थी। उसने कहा, शिव, लाइफ इंश्योरेंस बेचने के लिए तुम्हें एक इम्तिहान देना होगा। तुम परीक्षा क्यों नहीं देते? अगर तुम पास हो जाते हो तो तुम्हारे पास एक और रास्ता खुल जाएगा। अभी तो तुम्हारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। मैंने कहा, ठीक है, मैं परीक्षा दे दूंगा, पर बेचूंगा नहीं। मैंने परीक्षा दी और पास हो गया। और वह व्यक्ति जिसने यह पूरी प्रक्रिया शुरू की थी मुझे अपने ऑफिस ले गया और अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से मिलवाया। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बहुत समझदार और तजुर्बेकार आदमी था। उसका नाम था जो बोनी। उसने मुझे बधाई दी और कहा, शिव, अगर तुम लाइफ इंश्योरेंस अभी बेचने को तैयार होते हो तो मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देता हूँ और टाइम देता हूँ, सोचने का समय देता हूँ। उसके बाद उसने अपनी घड़ी निकाली और कहा, अगर तुम इसी वक्त से जीवन बीमा एजेंट बनने को तैयार हो तो मैं तुम्हें $150 हफ्ता देने को तैयार हूँ। इस पर सोचने के लिए तुम्हारे पास 30 सेकंड है। उसके बाद मैं प्रस्ताव वापस ले लूंगा। मैंने कहा, जो तुमने कहा कि मुझे सोचने के लिए समय दोगे। उसने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारे पास अब 20 सेकंड बचे हैं। मैंने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ। फिर मैं एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बन गया, जो कि मैं कभी जिंदगी में बनना ही नहीं चाहता था। मुझे एक रेट बुक दी और थोड़ी ट्रेनिंग देकर कहा, बेटा जाकर बेचो। अगले 3 महीने तक मैं बेचने के लिए जाता था और मैंने 100% जोर लगा दिया। हर इंसान को मालूम होता है कि उसने किस तरीके से काम किया है। मैं शीशे से देख कर रह सकता हूँ कि मेरा पूरा जोर लगा। मैंने कंपनी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। सोचिए कौन सा रिकॉर्ड, मैंने कितना बेचा? आप ठीक सोच रहे हैं, तकरीबन कुछ भी नहीं। मैनेजर ने मुझे बुलाया और कहा, मैं इस लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में 35 साल से हूँ। मैंने बहुत से लोगों को आहिस्ता आहिस्ता शुरुआत करते देखा, पर तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं देखा। कल से तुम नहीं आना, तुम्हें निकाला जाता है। मैंने कहा, जो निकालने से पहले कम से कम मेरी बात सुनो। मैं डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट नहीं हूँ। मैं सिर्फ बीकॉम 3rd डिवीजन पास हूँ। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं मजबूर हूँ। तुम मुझसे परफॉर्मेंस की उम्मीद कैसे कर सकते हो? उस दिन जो ने मुझसे बहुत कड़क से बात की और मैं खुश हूँ कि उसने ऐसा किया, क्योंकि वह गुस्सा नहीं था, उसमें एक दर्द था। जो ने कहा, तुम चुप रहो और मुझे सुनो। तुम मजबूर नहीं हो। तुम्हारी सोच नज़रिया गलत है। तुम्हारे जैसे लोग न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बल्कि अपने परिवार की ज़िंदगी भी बर्बाद करते हैं। क्या तुम जानते हो कि मजबूर कौन होता है? डॉक्टर, इंजीनियर, अटर्नी और अकाउंटेंट मजबूर होते हैं। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना था। मैंने पूछा, वे कैसे लाचार होते हैं? उसने कहा, जाओ और दुनिया देखो। यह ज़्यादातर सही है। कोई विरला ही मिलेगा। वे सब अपना अपना क्षेत्र चुन चुके हैं और बहुत से लोग न चाहते हुए भी उसमें फंस चुके हैं। भाई, अभी तुम अपना क्षेत्र नहीं चुना है। क्या तुम नहीं देख सकते कि पूरी दुनिया तुम्हारे लिए खुली हुई है? सही मायने में दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैंने कहा, जो मैंने कभी इस नज़रिए से सोचा ही नहीं। उसने कहा, अब तुम निकाले जा चुके हो, तुम्हारे पास सोचने के लिए बहुत समय है। मेरा ऑफिस छोड़ दो। मैंने हताश होकर ऑफिस छोड़ा। उस रात 30 मील दूर मुझे जीवन बीमा बेचने के लिए किसी से मिलने जाना था। 1 हफ्ता पहले ही इसे तय किया गया था, क्योंकि हमारी हर अपॉइंटमेंट 1 हफ्ते पहले ही तय होती थी। शाम के 6:30 बज रहे थे। मैं बहुत ही उदास और हारा हुआ महसूस कर रहा था। मैं जानता था कि अगले दिन के लिए मेरे पास काम नहीं था। हताशा में अचानक मैं रोने लगा। मेरा एक परिवार था और मुझे रोजगार कमाना नहीं आता था। मेरी एक छोटी बेटी थी और मैं नहीं जानता था कि परिवार के सामने मेज पर मैं खाना कहाँ से रखूंगा। मैं रो रहा था, भगवान से प्रार्थना कर रहा था और बहुत मायूस महसूस कर रहा था। आधे घंटे के बाद मैं मिलने की जगह पर पहुंचा, खुद को संभाला और बेचने की शुरुआत की। 7 बजे के आसपास मैंने प्रेजेंटेशन की शुरुआत की। जब उस आदमी ने घड़ी देखी तो 11:30 बज रहे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि जीवन बीमा एजेंट को लोग लूट या चुंबक क्यों कहते हैं। क्लाइंट ने मुझसे कहा, क्या तुम्हें पता है कि क्या समय हो रहा है? यह एक नर्म तरीका है दूसरे से कहना कि अब आप जाइए। इसके बाद उसने कहा, क्या तुम्हें एहसास है कि मुझे कल सुबह काम पर जाना है? मैंने कहा, बिल्कुल सर। लेकिन उस रात मैं वहाँ से हिल नहीं रहा था। मैं नहीं जानता था कि उस व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है। उसने कहा, मुझे बताओ, तुम इसी वक्त यहाँ से जाने का क्या लोगे? मैंने सोचा वह मुझसे रेट पूछ रहा है। मैंने किताब खोली और पेज पलटकर उसकी उम्र के हिसाब से इंश्योरेंस रेट से गुणा करके कहा, सर $27.50, जहाँ तक मुझे याद आता है। उसने कहा, बस जब तुम आए थे तुमने उसी वक्त मुझसे क्यों नहीं कहा? उसने एक चेक लिखकर मुझे दिया और कहा, इसे लो और जाओ। मैंने कहा, सर क्या आप एप्लीकेशन पर भी दस्तखत कर देंगे? ये मेरी पहली बिक्री थी। मैं आधी रात को घर आया। अगली सुबह मैनेजर के पास गया और कहा, जो आज मेरे पास एक एप्लीकेशन है, बहुत छोटी है लेकिन चेक के साथ है, क्योंकि बिना चेक के एप्लीकेशन की कोई कीमत नहीं होती। जो क्या तुम अब मुझे रहने दोगे? क्या तुम मुझे निकाले जाने वाले कागज़ को वापस ले लोगे? अगर तुम मुझे निकालते हो तो पता नहीं जो मैं कहाँ जाऊँगा। मैं बस एक ही बात जानता हूँ कि वापस जाकर कार साफ करूँगा। वह मैं अब करना नहीं चाहता। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं बहुत निराश नहीं करूँगा। कृपया उस कागज़ को वापस ले लो। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, शिव, यह छोटी एप्लीकेशन नहीं है, यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ी एप्लीकेशन है। मैं तुम्हें यहाँ तब रखूँगा अगर तुम वादा करते हो, मुझसे नहीं बल्कि अपने आप से और अपने परिवार से, तो मैं इस कागज़ को वापस ले लूँगा। उस दिन मैंने अपने आप से वादा किया और वह मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। उसने मुझे रख लिया 1 साल। उस साल मैंने लगभग $10 लाख का जीवन बीमा बेचा। उससे अगले साल मैंने $30 लाख का जीवन बीमा बेचा, जिसमें टर्म्स इंश्योरेंस भी शामिल था। मैंने अपने मैनेजर से कहा, मैंने MDRT $1 मिलियन राउंड टेबल के लिए चुने जाने को
पाने का अवसर खो दिया। इसके बाद मैंने MD-RT के पद को पाने के लिए उससे कहीं ज़्यादा जीवन बीमा बेचा और उसे हासिल किया। उसके बाद मैं USA चला गया। मैंने 3 बिजनेस शुरू किए और पेंशन कॉन्ट्रैक्ट कंसल्टेंटिंग का काम शुरू किया। 80 के दशक की शुरुआत में मेरी पत्नी और मैंने न्यू जर्सी में अपना एक ऑफिस खोला जिसमें एक भी क्लाइंट नहीं था। हमने अपनी कंपनी तकरीबन 400 क्लाइंट के साथ सन 1995 के आसपास बेच दी। मैं अपने जीवन की कहानी आपको क्यों बता रहा हूँ? खास वजह, जब मेरे मैनेजर ने कहा तुम चुप रहो और मुझे सुनो, उसने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। उस समय मैंने बहुत महत्वपूर्ण पाठ सीखा। जिंदगी में कभी कभी अच्छा करने के लिए कठोर बनना पड़ता है। लीडरशिप कोई लोकप्रिय प्रतियोगिता नहीं है। उसने मुझे एक पिता के समान और एक शिक्षक की तरह बात की। क्या संदेश था? पूरी जिंदगी में असफल रहा और अपनी असफलता के लिए पूरी दुनिया को दोषी ठहराता रहा, बिना यह महसूस किए कि मैं ही अपने लिए सबसे बड़ी समस्या था। बाहर से कुछ नहीं बदला, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदला था। उससे मेरी जिंदगी को नई दिशा मिली। कई बार जिंदगी में क्या हम ही अपनी सबसे बड़ी समस्या नहीं बन जाते? उस समय मैंने जाना था कि बेचने के लिए स्किल्स की अपेक्षा इच्छा शक्ति की आवश्यकता अधिक होती है और इन दोनों में इच्छा शक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गुण तो मिल सकते हैं, लेकिन जब तुम गिरते हो और चोट खाते हो उस समय तुम्हारी दृढ़ इच्छा शक्ति तुम्हें ऊपर उठने को मजबूर करती है। एक से अधिक बार तुम्हें ऊपर की ओर उठाती है, एक से अधिक बार तुम्हें जगाती है और वही जीत की रेखा होती है। हालांकि यह एक आम बात सी लगती है, किंतु इस बात में सच्चाई है। ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच सिर्फ एक ही फर्क है, वह है एक्स्ट्रा। मेरे सेमिनार में जो लोग आते हैं उनसे मैं पूछता हूँ कितने लोगों ने घोड़े की रेस देखी? बहुत से हाथ उठाते हैं। जीतने वाला जो घोड़ा नंबर 1 पर आता है वह 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना जीतता है। यहाँ सवाल यह है कि क्या जो घोड़ा 1 से 10 गुना जीतता है वह अपने पीछे वाले से 10 गुना तेज दौड़ा है? जवाब है नहीं। जीतने वाला घोड़ा सिर्फ अपनी नाक के फासले से जीत रहा है, लेकिन उसके इनाम 10 गुना बड़े होते हैं। क्या यह उचित है? कौन परवाह करता है? यही खेल के नियम है। घोड़े की दौड़ में जो होता है मनुष्य के जीवन में ठीक वही लागू होता है। सवाल यह है कि क्या हमें अपने कंपटीशन में 10 गुना ज़्यादा स्मार्ट, अच्छे होने की जरूरत है? जवाब है नहीं। जरूरत है सिर्फ एक नाक के फासले की। और असली जीवन में भी इनाम 10 गुना ज़्यादा होता है। जीत और हार के बीच अक्सर बहुत कम फासला होता है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला अपने पीछे के प्रतियोगी से सिर्फ कुछ सेकंड के हिस्से से आगे होता है। माइकल फेल्प्स ने चीन के बीजिंग 2008 में ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीतकर दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ा था। उसने 100 मीटर बटरफ्लाई दौड़ को 1/100 सेकंड से जीता था। एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल रेस घोड़े की तरह होता है। चैंपियन जो सेकंड गेम्स में जीते हैं, लेकिन 10 गुना ज़्यादा इनाम से नवाजे जाते हैं।